18 दिसंबर 1975 लर्ट्स एक आम परिवार न्यूयॉर्क के 112 ओशन एवेन्यू में मौजूद एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही $80,000 में इस परिवार ने यह घर खरीदा था। $80,000 इस घर के लिए बहुत ही कम कीमत थी। आसपास के घरों के मुकाबले 3 बेडरूम, स्विमिंग पूल, बोट हाउस और डच स्टाइल में बने होने की वजह से लर्ट्स परिवार को यह घर बहुत पसंद आया था और वो इस घर को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस घर के सालों पहले इतिहास को जानते हुए भी, ऐसा इतिहास जिसको जानकर लर्ट्स परिवार के अलावा किसी ने भी इस घर को देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। लर्ट्स परिवार को इतनी कम कीमत में इतना बढ़िया घर मिलना ज्यादा प्रभावित कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसके इतिहास को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। लेकिन अगर वो गंभीरता से लेते तो ही उनके लिए बेहतर होता। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। लर्ट्स परिवार ने घर के इतिहास के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की और आखिरकार घर में रहने आ गए। इस घर का इतिहास सही में बहुत डार्क माना जाता है, क्योंकि असल में वो डार्क है। इस घर का इतिहास ये कहता है कि लर्ट्स परिवार के घर खरीदने से ठीक 13 महीने पहले इस घर में 6 लोगों की मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुई थी, और इन मौतों के पीछे की वजह भी इस घर और इसके पुराने इतिहास को माना जाता है। सामान उतारते समय लर्ट्स परिवार पास के चर्च के एक प्रीस्ट को उनके नए घर में झाड़ फूक करने के लिए बुलाते हैं, ताकि कोई बुरी शक्ति घर में अभी भी वास कर रही हो तो घर छोड़कर चली जाए। जैसे ही ये प्रीस्ट घर की पहली मंजिल के एक कमरे में गए, वहां उन्हें बाहर के मुकाबले थोड़ी ठंड महसूस हुई, और जैसे ही उन्होंने वहां होली वाटर छिड़कना शुरू किया, तभी उन्हें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें उस प्रीस्ट को घर से जाने को कह रही थी, मानो जैसे किसी बुरी शक्ति को उस प्रीस्ट को वहां आकर छेड़छाड़ करना पसंद न आया हो। फिर भी प्रीस्ट होली वाटर छिड़कते रहे और मंत्रों का जाप उन्होंने जारी रखा। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। इतना होते ही प्रीस्ट सब कुछ छोड़कर उस कमरे से बाहर भागे और नीचे लर्ट्स परिवार के पास जा पहुंचे, और उन्होंने अपने साथ हुए हादसे के बारे में लर्ट्स परिवार को नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि उस कमरे का इस्तेमाल वो ना के बराबर करें, तभी उनके लिए बेहतर होगा। लर्ट्स परिवार ने प्रीस्ट की बात मान ली और ऊपर वाले कमरे को स्टोर रूम बना दिया। उस घर में लर्ट्स परिवार के साथ पहले दिन से ही अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। उन्हें घर में एक बेसमेंट मिला, पता नहीं कैसे, पर उन्होंने एक सीक्रेट बेसमेंट ढूंढ निकाला। घर के जो कागजात उन्हें पकड़ाए गए थे उनमें भी इस बेसमेंट का कोई जिक्र नहीं था, और घर के मैप से भी वो बेसमेंट गायब था। उस बेसमेंट की दीवारें लाल और बेसमेंट से एक अजीब बदबू आ रही थी, और दिखने में वो बेसमेंट काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। सामान या फिर कुछ और चीज रखने के लिए वो बेसमेंट बनाया गया हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर के कुछ कुछ जगहों पर उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे उस जगह का तापमान घर के और किसी जगह से कम हो। उन्हें कभी कभी अचानक से तेज बदबू भी आने लगती थी, जो कि अपने आप ही गायब भी हो जाती थी। उन्होंने कई बार घर की दीवारों पर हरे रंग का एक अजीब सा पदार्थ जमते देखा, जो कभी कभी दरवाजों के की होल्स में भी पाया जाता था। जॉर्ज लर्ट्स परिवार के पिता को हमेशा ठंड के कारण कपकपी सी महसूस होती रहती थी। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ता दिखाई दे रहा था, और उन सब में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट आने लगी थी। जॉर्ज लर्ट्स ने कई बार अपनी बेटी को अपने कमरे में किसी से बात करते देखा। पूछे जाने पर उसका कहना होता था कि जिससे वो अक्सर बातें करती है उसका नाम जोडी है, जो उसके अलावा किसी को नहीं दिखती। जोडी एक लाल आंखों वाली पिग है जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना रूप बदल सकती है। कैथी लर्ट्स परिवार की माँ को भी हमेशा रसोई घर में अजीब से काले धब्बे दिखाई देते थे, और उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसे छू रहा है। घर में लर्ट्स परिवार का एक भी दिन शांति और सुकून के साथ नहीं बीत रहा था।
परिवार के सभी लोग कुछ ना कुछ महसूस कर रहे थे। एक दिन अचानक से ऊपर वाले कमरे में, वही कमरा जिसमें प्रीस्ट ने जाने से मना किया था, उसमें अचानक से कहीं से मक्खियों का एक पूरा झुंड आ जाता है जो पूरे घर में फैल जाता है। दिसंबर से जनवरी के बीच में न्यूयॉर्क में कितनी ठंड होती है उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। उसी समय अचानक कहीं से मक्खियों का एक पूरा झुंड प्रकट होना, ये बात बहुत ही चौंका देने वाली मालूम पड़ती है, क्योंकि ठंड के मौसम में मक्खियां देखने तक को नहीं मिलती। इस घटना के एक दिन बाद जॉर्ज की नींद सुबह 3:15 पर अपने आप खुल गई और तभी से रोज उसी समय पर उसकी नींद खुलने लगी। नींद खुलने के बाद वो काफी अजीब और डरा डरा सा महसूस करता था। 3:15 ये वही समय था जब 13 महीने पहले उन 6 लोगों की इस ही घर में, इन्हीं बेडरूम्स में हत्या कर दी गई थी, जो लट्स परिवार इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि लट्स परिवार उन्हीं के फर्नीचर को भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि घर के साथ ही उन्हें मिला था। एक बार जब रोज की तरह उसकी नींद उस समय खुली, तब जॉर्ज ने देखा उसके साथ बेड पर उसकी पत्नी कैथी के अलावा एक बहुत बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जो उसे देखकर हंस रही थी। जॉर्ज उसे देखते ही अचानक से घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई और जॉर्ज को वापस अपनी पत्नी दिखाई देने लगी। वो इस घटना को अपने मानसिक संतुलन से नहीं निकाल पाया था कि अगली ही रात जब उसकी नींद वापस उस समय खुली, तो वो अपनी पत्नी को बेड के ऊपर हवा में तैरते देखता है और कुछ रातों बाद अपने दोनों बच्चों को। अब इस परिवार की बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो चुकी थी और उन्होंने मान लिया था कि सही में इस घर का वो इतिहास सच है। उन्होंने कई बार चर्च के प्रीस्ट को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा किसी कारणवश उनकी बात प्रीस्ट से नहीं हो पाती थी। किसी के भरोसे ना रहते हुए उन्होंने खुद ही इस अनजान शक्ति से लड़कर भगाने की ठानी और जॉर्ज ने अपने हाथ में क्रॉस को लेकर कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दौरान ही उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जो जॉर्ज को वो सब बंद करने को कह रही थी। वो रात उस परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अगली ही रात ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। घर के दरवाजे अपने आप ही खुल रहे थे और कुछ दरवाजे अपने आप ही चौखट से उखड़ गए थे। घर का फर्नीचर भी अपने आप ही हिलने लगा और बच्चे भी हवा में तैरने लग जा रहे थे। उस रात वो चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जॉर्ज ने अपना आपा खो दिया और लट्स परिवार ने जरूरी चीजें ली और उस घर में केवल 28 दिन बिताकर वो एक घर छोड़कर निकल गए। वो अपना सामान वहीं छोड़कर कैथी लट्स की माँ के घर जाकर रुके। अब चलते हैं सीधे 13 महीने पहले उस घटना पर, जब 6 लोगों की हत्या कुछ ही मिनटों में कर दी गई थी। और जानेंगे क्या इन 6 लोगों की मौत ही इस घर के हॉन्टेड होने की वजह है, जिसके कारण लट्स परिवार को 28 दिन के अंदर ही वो घर छोड़कर भागना पड़ा। लट्स परिवार के साथ हुई घटना के ठीक 13 महीने पहले इस घर में रहा करता था डेफियो परिवार। डेफियो परिवार में पूरे 7 सदस्य थे। रोनाल्ड डेफियो, उसके पिता, उसकी माँ, उसके छोटे 2 भाई और 2 बहनें। रोनाल्ड डेफियो और उसके पिता एक कार डीलरशिप में काम किया करते थे। 13 नवंबर 1974 रोनाल्ड डेफियो रोज की तरह कार डीलरशिप में काम करने जाता है। उस दिन काफी देर हो जाने के बाद भी उसके पिता डीलरशिप पर नहीं आते। अक्सर उसके पिता रोनाल्ड के पहुंचने के 1 घंटे बाद आ जाया करते थे। रोनाल्ड थोड़ी देर इंतजार करने के बाद घर पर फोन करता है, लेकिन घर पर उसका कॉल कोई नहीं उठाता। उसे ये जानकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि परिवार में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 सदस्य थे और कॉल कोई भी नहीं उठा रहा, जो कि एक आम बात नहीं थी। रोनाल्ड ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और अपने काम में व्यस्त हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद वो शाम को रोज की तरह बार चला जाता है। थोड़ी देर बार में मजे करने के बाद उसे घर के बारे में याद आया और उसने फिर से कॉल लगाकर घर बात करनी चाहिए, लेकिन तभी भी किसी ने फोन नहीं उठाया। मानो जैसे परिवार के सभी लोग अचानक से गायब हो गए। अब उसको परिवार वालों की फिक्र होने लगी और वो तुरंत बार छोड़कर घर की ओर भागा। घर आते ही उसने देखा कि उनकी कार तो घर ही खड़ी है, तो इसका मतलब वो लोग घर से बाहर तो नहीं गए हैं। और वैसे भी डेफियो परिवार को जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो वो रोनाल्ड से पूछ या फिर जाने के बारे में पता जरूर दिया करते थे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे दरवाजा अंदर से लॉक मिला, जिससे उसे पक्का यकीन हो गया कि वो लोग घर के अंदर ही हैं।
लेकिन रोनाल्ड के काफी बार डोरबेल बजाने के बाद भी कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। कोई भी हलचल ना होने की वजह से वो और घबरा जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो घर की एक खुली खिड़की से अंदर आने में सफल हुआ। घर के अंदर आते ही उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए कि क्यों कोई घर में होकर भी फोन नहीं उठा रहा था। उसने जो दृश्य देखा वो उसकी खुद की मौत से भी बुरा था। उसने देखा उसके परिवार का हर एक सदस्य अपने अपने कमरों में अपने अपने बेड पर मरा पड़ा है और उनका बेड उनके खून से पूरी तरह से सना हुआ है। इतना सब देखते ही रोनाल्ड बहुत जोर जोर से रोने लगा। बिना समय गवाए रोनाल्ड ने पुलिस को कॉल किया और इस पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की गई थी। दरवाजा भी अंदर से ही लॉक्ड था। घर से किसी सामान की चोरी भी नहीं हुई थी। पैसे, गहने और सभी बहुमूल्य चीजों को हाथ तक नहीं लगाया गया था, जिससे पता चलता है कि चोरी करने के लिए यह हत्या नहीं की गई है। पूरे घर की छानबीन करने के बाद पुलिस ने बताया जिसने भी रोनाल्ड के परिवार वालों को मारा वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में सबके कमरों में जा जाकर बारी बारी से ये काम कर देता है, सिवाय रोनाल्ड के बेडरूम में। बल्कि खुद रोनाल्ड के कमरे से 2 बंदूकें मिली, जिसके बाद पुलिस का सीधा शक रोनाल्ड पर गया। रोनाल्ड के मुताबिक वो तो सुबह 6 बजे ही घर से काम पर निकल गया था और पूरे दिन वो बाहर ही व्यस्त था, तो वो कैसे ये हत्याएं कर सकता है। डेड बॉडीज के फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद पता चलता है कि ये हत्याएं दिन के समय नहीं बल्कि सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है और रोनाल्ड भी उस समय घर ही मौजूद था। अब पुलिस का रोनाल्ड पर शक और भी पक्का होता जा रहा था, तो पुलिस रोनाल्ड से कई घंटों की पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान शुरू में रोनाल्ड काफी बार सच बातों से मुकरता रहा, लेकिन तभी अचानक से वो पूरा बदल जाता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और उसकी आंखें लाल, मानो जैसे उसकी पर्सनैलिटी एकदम से बदल गई हो और जैसे कोई और ही उसके अंदर से बोल रहा हो। उसने उस ही कैरेक्टर में कहा, जब मैं एक बार शुरू हो गया तब मैं खुद को नहीं रोक पाया। वो सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और फिर रोनाल्ड ने खुद धीरे धीरे पूरी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि 3 बजे हत्याएं करने के बाद वो रोज की तरह गर्म पानी से नहाकर काम पर निकल गया और अपने दिन को रोज की तरह बिताया। ये केस कोर्ट में जाने के बाद क्योंकि जज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर नेगेटिव एनर्जी को नहीं मानता, इसलिए रोनाल्ड को उम्र कैद की सजा हुई, जो मार्च 2021 में उसकी जिंदगी के साथ खत्म हो गई थी। केस बड़ा ही सिंपल है दिखने में और आपको लग भी रहा होगा क्योंकि रोनाल्ड ही मुजरिम है, ये पक्के तौर पर साबित हुआ उसके खुद के मुंह से। लेकिन क्या सही में ये केस इतना ही सीधा है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई बिना किसी वजह अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है। छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है, लेकिन किसी लड़ाई का इतना बढ़ जाना कि एक आदमी अपने पूरे परिवार को नींद की अवस्था में ही मौत की नींद सुला दे, ये बात कुछ हजम करने लायक नहीं। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो इस केस को जलेबी की तरह सीधा बनाती है। उस रात रोनाल्ड द्वारा पूरी 8 गोलियां चलाई गई थी, 2-2 गोलियां अपने माता पिता पर और एक अपनी छोटे भाई बहन पर। तो अजीब चीज यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि उस रात 8 गोलियां चलाई गई थी बिना किसी साइलेंसर, और वो घर भी नॉर्मल सी एक सोसाइटी में मौजूद था। तो सवाल ये बनता है कि किसी को भी गोलियों की आवाज कैसे नहीं सुनाई दी? अगर 1-2 गोलियां चलती तो उसके सुने जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी 8 गोलियां चली थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी पड़ोसी को एक भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी? इस ही चीज को जानने के लिए जब पुलिस द्वारा ये सीन रिक्रिएट किया गया तो पता चला घर के किसी भी कोने में बंदूक को कैसे भी चलाने पर उसकी आवाज घर से 5 गली दूर तक भी बहुत जोर से सुनाई देती थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने भी उस रात वो गोलियों की आवाज नहीं सुनी? वो इलाका ऐसा भी नहीं था कि गोली चलना वहां आम बात हो। ये हो गई आसपास के पड़ोसियों की बात। अब खुद डेफियो परिवार की बात करते हैं। रोनाल्ड ने सबके अलग अलग बेडरूम में जाकर एक एक करके सबको मारा
और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में थोड़ा समय लगता है, तो क्यों डेफोई परिवार का एक भी सदस्य उनके घर में चल रही गोलियों की आवाज़ से नहीं उठ सका, जिसकी आवाज़ घर में बहुत ज़्यादा तेज सुनाई दे रही थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 1, 2, 3, 4 गोली चलने के बावजूद भी बाकी बचे सदस्यों की आंख क्यों नहीं खुली? पहली गोली और आखिरी गोली चलने में जरूर कुछ मिनटों का समय रहा होगा, तो सबसे ज्यादा चांस बनते हैं आखिरी बंदे की आवाज सुनने के। लेकिन फिर भी किसी एक सदस्य की नींद भी नहीं खुल सकी। सब के सब नींद की अवस्था में मारे गए। उनकी तरफ से कोई भी बचने के एफर्ट्स नहीं देखे गए। कोई चुपचाप आया और उनके सोते हुए ही उनको मौत की नींद सुला गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कोई ऐसा केमिकल डेड बॉडी में नहीं पाया गया जिससे उनमें बेहोशी या फिर किसी और एबनॉर्मल चीज के लक्षण हों जिससे वो उठ ना सके हों। सवाल ये आता है कि घर का एक बेटा कैसे बिना किसी वजह अपने पूरे परिवार को खत्म कर सकता है? उसके ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? क्या किसी ने ये उससे करवाया? कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई शैतानी आत्मा? इस सवाल का सही जवाब तो किसी के पास नहीं है। लेकिन डेफियो परिवार से पहले भी इस घर का इतिहास बहुत डरावना रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इस घर में पहले से ही रही है। और कहा जाता है कि जिसकी चपेट में आकर ही रोनाल्ड ने बेवजह ये सब किया। लट्स परिवार जब इस घर को छोड़कर भागे तब उन्होंने अपने साथ हुई ये घटना पुलिस और कुछ अथॉरिटीज को बताई। क्या भरोसा लट्स परिवार का कि वो सच ही बोल रहे हैं? हो सकता है वो कोई कहानी बना रहे हो। इस ही बात को सुनिश्चित करने के लिए उन अथॉरिटीज ने लट्स परिवार का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया, जिस टेस्ट का रिजल्ट देखकर वो हैरान थे क्योंकि लट्स परिवार उस टेस्ट में पास हो गया था। इसका मतलब वो सब सच बोल रहे थे। अगले ही दिन लट्स परिवार की चर्चा हर जगह होने लगी। सब उन्हीं की कहानी के बारे में बात कर रहे थे। वॉरेंस एक पैरानॉर्मल रिसर्चर जो उस समय सबसे अच्छे रिसर्चर्स में से एक माने जाते थे, उन तक भी लट्स परिवार की ये कहानी पहुंचती है। लट्स परिवार की बीती कहानी जानकर वो तुरंत ही उस घर में रिसर्च करने के लिए पहुंच जाते हैं, अपने साथ रिपोर्टर्स, साइकेट्रिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स की पूरी टीम को लेकर। वो लट्स परिवार को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन लट्स परिवार अब उस घर से दूर रहना चाहता था, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। वॉरेंस घर के अंदर गए और उन्होंने तहकीकात शुरू की। उनकी रिसर्च के दौरान ही किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से धक्का दिया, जिस वजह से वो नीचे गिर गए और उनके साथी को भी किसी तरह का धक्का महसूस हुआ। उन्हें घर के अंदर कुछ अजीब अजीब विजन आ रहे थे, जैसे डेफियो परिवार की डेड बॉडीज और कुछ डरावनी डिमोनिक पोजेशंस। रिसर्च के दौरान उनकी टीम ने एक फोटो खींची जो अभी आपके सामने है। फोटो में एक छोटे बच्चे का चेहरा देखा जा सकता है। तहकीकात के बाद पता चला कि डेफियो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वो आत्मा थी। पूरी रिसर्च खत्म हो जाने के बाद वॉरेंस ने इस घर के हॉन्टेड होने के पीछे का कारण बताया। उन्होंने बताया इस घर में ये सब चीजें होने की वजह है इस जमीन की पास्ट लाइफ जिस पर यह घर बना है। डेफियो परिवार से भी पहले यहाँ एक आदमी झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो अपनी झोपड़ी में काला जादू किया करता था और बुरी शक्तियों से खेलना उसका शौक था। कहा जाता है कि उसकी मौत भी एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी, जिसके बाद लोगों ने उसे इस ही जमीन के नीचे दफनाया था। लेकिन उससे भी पहले यहाँ किसी जमाने में शिनिकॉक इंडियंस का कब्जा था, जो यहाँ पागल और बीमार लोगों को लाकर रखते थे, जिस वजह से यहाँ कई मौतें हुई हैं। और इस जगह की हिस्ट्री, इसका इतिहास बहुत ही डार्क है। लट्स परिवार के साथ हुई घटना पर अब तक कई किताबें, ढेरों मैगजीन्स और आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और 17 मूवीज भी इनके ऊपर बन चुकी है। ये थी द एमिटेबल हॉरर के पीछे की मिस्ट्री। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये वाली वीडियो जाकर देखो, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, आज की कहानी की तरह।